कक्षा 9 राजस्थान अध्ययन पाठ 1 विश्व की प्राचीन सभ्यताएं। आधुनिक सभ्य जीवन लंबे एवं सतत विकास का परिणाम है। मानव समुदाय की प्रारंभिक उपस्थिति से लेकर आज तक विश्व में अनेक सभ्यताओं का विकास एवं पतन हुआ है। इन सभ्यताओं का इतिहास एक तरह से मानवता का ही इतिहास है, इसलिए विश्व में विकसित इन प्राचीन सभ्यताओं का अध्ययन उन्नत सामाजिक जीवन के लिए आवश्यक है। भारत हजारों वर्ष पूर्व से ही सभ्यता संपन्न राष्ट्र रहा है। भारत के साथ ही मेसोपोटामिया, मिस्र, चीन, यूनान आदि प्रमुख प्राचीन सभ्यताएं हैं। पहला है सिंधु घाटी सभ्यता। भारत विश्व के सबसे प्राचीन देशों में से एक है। इसका इतिहास, इसकी सभ्यता और इसकी संस्कृति बहुत प्राचीन है। पुरातात्विक आधार पर पुरातत्वविदों ने यह पता लगाया है कि आज से लगभग 5-7 हजार वर्ष पहले भारत की प्रमुख नदियों जैसे सरस्वती, सिंधु, उसकी सहायक नदियों के किनारों पर विचरण करने वाले मानव समूहों ने अपनी स्थायी बस्तियां बसाकर रहना आरंभ किया था और इन बस्तियों में रहते हुए उन्होंने उन्नत सभ्यता व संस्कृति का विकास कर लिया था। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत की कैलाश मानसरोवर के उत्तर में स्थित सेंगे खबब, सिंहमुख व हिमनद से माना जाता है। सरस्वती नदी का उद्गम शिवालिक की पहाड़ियों से माना जाता है। यहाँ से यह आदि बद्री के पास मैदान में प्रवेश करती है तथा यह दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई कुरुक्षेत्र, गग्गर, हाकड़ा होती हुई हरियाणा के सिरसा स्थान से राजस्थान के नौहर में प्रवेश करती थी। यहाँ से बीकानेर व जैसलमेर होती हुई गुजरात के कच्छ के रण में प्रवेश कर जाती थी। वर्तमान में सरस्वती नदी भौतिक रूप से अस्तित्व में नहीं है। भू संरचना में परिवर्तन के कारण यह विलुप्त हो गई है। वर्तमान में अस्तित्व में नहीं होने के कारण कतिपय विद्वान सरस्वती नदी को मात्र कल्पना मानते रहे हैं, लेकिन भू उपग्रह द्वारा खींची गई तस्वीरों से सरस्वती नदी के बहाव क्षेत्र का अब पता लगाया गया है। 1921 में हड़प्पा यानी कि रावी तट पर भारत की कांस्यकालीन नागरिक सभ्यता के अवशेष मिले हैं। 1947 में आज़ादी के बाद से अब तक सिंधु और गंगानगर जिले में शुष्क, गग्गर, प्राचीन सरस्वती नदी के तट पर मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यहाँ खुदाई के लिए 2 टीले चुने गए हैं। प्रारंभ में हड़प्पा से इस सभ्यता के अवशेष मिलने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया और बाद में सिंधु नदी के दोनों ओर इसके विस्तार को देखकर इसे सिंधु सभ्यता कहा जाने लगा। लेकिन अब भारत में सरस्वती नदी के तट पर सभ्यता के अधिकांश स्थल केंद्रित होने के कारण इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता का नाम देने का आग्रह किया जाता है। पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर वी श्री वाकणकर, जिन्होंने उत्खनन कार्य किया था, उनकी मान्यता है कि दोनों सभ्यताएं एक आधारभूत संस्कृति के ही 2 प्रतिरूप है। सरस्वती का अन्वेषण जारी है जो बाद में हमें किसी निश्चित मत की ओर ले जाएगा। अतः अधिकांश पुरातत्ववेत्ता अभी इसका उल्लेख सिंधु सभ्यता के रूप में ही किया जाना उचित मानते हैं। सिंधु घाटी विकसित सभ्यता के बारे में पहले किसी को पता नहीं था कि भारत की प्राचीन सभ्यता का प्रमुख केंद्र रहा है। यह सभ्यता मिट्टी के टीलों में दबी हुई थी। मिट्टी के टीलों में दबी इस सभ्यता का काल कौन सा था? यह कब चरम उत्कर्ष पर थी और कब इसका अवसान हुआ, इस बारे में विद्वानों में मतैक्य नहीं है, लेकिन मोटे तौर से यह माना जाता है कि इस सिंधु घाटी सभ्यता का जन्म काफी पहले हुआ था और 3250 ईसा पूर्व तक यह पूर्ण रूप से विकसित हो गई थी। इसके बाद यह 3250 से 2750 यानी 2750 ईसा पूर्व तक चरम विकास पर पहुंच गई थी। फिर 2750 ईसा पूर्व के बाद इस सभ्यता का अवसान प्रारंभ हुआ और 1500 ईसा पूर्व तक आते आते यह विलुप्त हो गई। अब है सिंधु सभ्यता का उत्खनन। सन 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में हड़प्पा नामक कस्बे के पास बहने वाली रावी नदी के बाएं किनारे पर बने हुए एक पुरातात्विक टीले की खोज की। राय बहादुर दयाराम साहनी की तरह ही भारत के एक दूसरे पुरातत्ववेत्ता राखलदास बनर्जी आर.डी. बनर्जी ने सन 1922 में अविभाजित भारत के सिंध प्रांत के लरकाना जिले के बहने वाली सिंधु नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित मोहनजोदड़ो नामक टीले की खोज की। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला। इस टीले की खुदाई से 9 बार बसने और 9 बार उजड़ने वाले एक व्यवस्थित नगर के अवशेष बाहर निकल आए हैं। खोज के क्रम में ओरलस्टाइन ने पूर्वकालीन बहावलपुर रियासत, अब पाकिस्तान में, हाकरा नदी जो भारत की विलुप्त प्राचीन सरस्वती के विस्तार का क्षेत्र था, के सूखे रास्ते में 11 पुरातात्विक स्थल खोज निकाले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित अब तक 1500 स्थल खोजे गए हैं। उनमें से 900 स्थल भारत में हैं और 600 स्थल पाकिस्तान में हैं। सन 1947 में भारत के विभाजन के बाद सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ पुरातात्विक स्थल, बड़े स्थल हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और गनेरीवाला आदि पाकिस्तान के हिस्से में चले गए हैं। कालीबंगा, राखीगढ़ी, धोलावीरा, लोथल, रंगपुर आदि बड़े पुरातात्विक स्थल भारत में हैं। भारत के पुरातत्व विशेषज्ञों और इतिहासकारों ने स्वतंत्र भारत में सन 1947 के बाद नए ढंग से कार्य प्रारंभ किया। पंजाब, हरियाणा,
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में सिंधु घाटी और उसके पहले तथा समानांतर प्रणाली पर विकसित होने वाली सरस्वती दृश्यवती नदी घाटी से संबंधित कई स्थल खोज निकाले। सन 1953 में अमलानंद घोष ने राजस्थान के बीकानेर संभाग में लगभग 25 पुरातात्विक स्थलों की खोज की है, जिसमें सबसे प्रमुख कालीबंगा है। पंजाब में रोपड़, बाला, संगोल, गुजरात में रंगपुर, लोथल, रोजदी, हरियाणा में राखीगढ़ी, बनवाली, मिताथल आदि स्थानों पर सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं। नगर नियोजन। सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित और उन्नत स्तर को प्रकट करने वाले अवशेषों में सबसे महत्वपूर्ण अवशेष इस सभ्यता से संबंधित नगरों के हैं। ऐसे नगर अवशेषों में हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो दोनों अब पाकिस्तान में है, कालीबंगा जो कि राजस्थान में है, राखीगढ़ी हरियाणा तथा धोलावीरा लोथल गुजरात के अवशेष अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। इन नगरों के अवशेषों से यह तथ्य भी उद्घाटित होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता काल के भारतवासी पहले योजना बनाकर अपने नगरों और नगरों में निर्मित किए जाने वाले भवनों व आवासों का निर्माण करते थे। उनका भवन निर्माण कला संबंधी ज्ञान आधुनिक स्थापत्य अभियांत्रिकी यानी कि सिविल इंजीनियरिंग के स्तर का था, जैसा कि आप चित्र में भी देख सकते हैं आवास योजना का दृश्य। नगर की आवास योजना। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों की सुव्यवस्थित सड़क प्रणाली के परिणाम स्वरूप स्वतः नगरों की आवास योजना में एक व्यवस्था उत्पन्न हो गई थी और नगर कई खंडों और मोहल्लों में विभक्त होकर सुनियोजित स्वरूप में उभर गए थे। सामान्यतया प्रत्येक मकान में बीच में खुला आंगन रखा जाता था और आंगन के चारों तरफ कमरे बनाए जाते थे। लगभग सभी मकानों में पानी रखने के फिरौने या परेंडे, शौचालय और स्नानागार अलग से निर्मित होते थे। दूसरा है सड़क व्यवस्था। सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध नगरों की सड़कें पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण की तरफ सीधी समानांतर निर्मित की गई थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जहां चौराहे बने हुए थे। नगरों के मुख्य और बड़ी सड़कें 10 मीटर, छोटी सड़कें 5 मीटर तथा गलियां 1 से 2 मीटर तक चौड़ी होती थी। सड़कों के किनारों पर स्थान स्थान पर कूड़ा कचरा डालने के लिए कूड़ेदान रखे थे। तीसरा है नगर की सफाई, जल निकास प्रणाली और स्वच्छता का प्रबंधन। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नगरों और नगरों के मकानों में स्वच्छता और सफाई की समुचित व्यवस्था देखने को मिलती है। नगरों की गलियों, सड़कों और मुख्य सड़कों पर बनी छोटी बड़ी नालियों, गटरों से सहज में ही यह अनुमान लगाया जा सकता है कि मकानों, मोहल्लों और पूरे नगर से गंदा पानी बाहर निकालने की समुचित व्यवस्था थी। रोजमर्रा का जो कूड़ा कचरा डालने के लिए सड़कों पर जगह जगह कूड़ा पात्र रखे जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में निजी मकानों और नगरों में सार्वजनिक सफाई और स्वच्छता का जो प्रबंध नजर आता है, उससे यह साफ जाहिर होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता काल में भारतवासियों का जीवन उच्च स्तर का था। वे शोभा और दिखावे के स्थान पर सुविधा और उपयोगिता को अधिक महत्व देते थे और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक थे। चौथी विशेषता है विशेष निर्मितियां। सिंधु घाटी सभ्यता के काल के विभिन्न नगरों की पुरातात्विक खुदाई में कुछ विशेष प्रकार की निर्मितियां, भवन, इमारतों के भग्नावशेष निकले हैं। इसमें नगर की गड़ी वाले भाग में रक्षा प्राचीर, धातु पिघलाने के स्थान, भट्टियां, यज्ञ वेदियां, विशाल स्नानागार और विशाल अन्नागार आदि प्रमुख हैं। ये अवशेष सभ्यता की उन्नत अवस्था और वैज्ञानिकता का प्रमाण है। सामाजिक जीवन। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विभिन्न स्थानों पर खुदाई में ऐसी कई वस्तुएं मिली हैं जिनसे यह पता चलता है कि उस काल में समाज कई प्रकार के काम धंधे करने वाले लोगों से मिलकर बना। व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार विभिन्न कार्य कर सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में अपना योगदान देता था। धार्मिक, प्रशासनिक, चिकित्सा, सुरक्षा और उत्पादन प्रमुख कार्य थे। परिवार व्यवस्था। सिंधु घाटी सभ्यता काल के भवनों और मकानों की व्यवस्था के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि उनके समाज की प्रमुख इकाई परिवार था। बहुत अधिक संख्या में नारियों की मूर्तियां मिलने से यह माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के काल के समाज और परिवार में नारी को सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। पर्दा प्रथा प्रचलित नहीं थी। स्त्रियां चांदी और तांबे के आभूषण पहनती थी। ये लोग सूती वस्त्र पहनते थे। इन्हें अस्त्र शस्त्र का ज्ञान नहीं था। मनोरंजन के साधनों में संगीत, नृत्य, शिकार प्रमुख थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, चावल, दूध तथा मांसाहार का भोजन में उपयोग करते थे। इनका आर्थिक जीवन कैसा था? कृषि और पशुपालन। कालीबंगा में जोते हुए खेत के अवशेष मिले हैं। इससे लगता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग खेती करते थे। वस्तुओं पर बने चित्रों के आधार पर पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता काल के लोग गेहूं, जौ, चावल, तिल आदि की खेती करते थे। फल भी उगाते थे। कृषि के साथ पशुपालन सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध लोगों का दूसरा मुख्य व्यवसाय था। पालतू पशुओं में गोवंश का महत्व बहुत अधिक था। दूसरा है व्यापार एवं वाणिज्य। यहाँ के निवासी तांबे और कांसे के बर्तन एवं औजार बनाने के साथ ही मिट्टी के बर्तन और मटके बनाने की कला में निपुण थे। चन्हू-तोड़ो तथा कालीबंगा की खुदाई में तोल के अनेक बाट मिले हैं। मोहनजोदड़ो में सीप की एक टूटी पटरी स्केल मिली है। ये अवशेष उनके उन्नत और विकसित व्यापारिक एवं गणित संबंधी ज्ञान के परिचायक है। गुजरात में लोथल नामक स्थान पर खुदाई में निकली एक गोदी, जिसे बंदरगाह कहते हैं, के अवशेषों से पता चलता है कि यह समुद्री यातायात का प्रमुख केंद्र था। मिस्र, सुमेर, सीरिया आदि दूर देशों से इनके घनिष्ठ व्यापारिक संबंध थे। भारत और मेसोपोटामिया
कि खुदाई से प्राप्त वस्तुओं में समानता का मिलना इस बात का प्रमाण है कि उनके आपस में वस्तुओं का क्रय विक्रय होता था। व्यापार की उन्नत व्यवस्था के कारण ही सिंधु घाटी सभ्यता को व्यापार प्रधान सभ्यता कहा जाता है। धार्मिक जीवन। सिंधु घाटी सभ्यता काल के लोग प्रमुख रूप से प्राकृतिक शक्तियों के उपासक थे तथा पृथ्वी, पीपल, नीम, जल, सूर्य, अग्नि आदि में देवी शक्ति मानकर उनकी उपासना करते थे। मूर्तियों और मुद्राओं तथा ताबीजों के विश्लेषण के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि बलि प्रथा तथा जादू टोना आदि अंधविश्वास भी प्रचलित थे। लोथल, गुजरात, बनवाली एवं राखीगढ़ी से प्राप्त अग्नि वेदिकाओं से लगता है कि वहां यज्ञ एवं अग्नि पूजा का प्रचलन रहा होगा। मूर्तियों की उपासना के लिए धूप जलाई जाती थी। मातृदेव एवं शिव की उपासना भी की जाती थी। मृतक संस्कार शव को गाड़ कर या दाह कर्म करके किया जाता था। सभ्यता का अवसान यानी कि इसका उन्मूलन कैसे हुआ। सिंधु लिपि अभी सही ढंग से पढ़ी नहीं जा सकी है। अनुमान है कि इस सभ्यता का पतन प्राकृतिक कारणों से हुआ है। वहां उस युग में रहने वाले निवासियों द्वारा परिश्रम से बनाए गए नगर भू परिवर्तन से खंडहर बन गए, किंतु उस अतीत में विकसित सभ्यता और संस्कृति के तत्व नष्ट नहीं हो सके। उनका आगे आने वाले युगों में भारतीय जनजीवन में परोक्ष प्रभाव बना रहा। भारत में संस्कृति के प्रारंभिक चरणों के निर्माण में सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।